नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम डिकोड एग्जाम के इस मंच पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। ये हमारी पूर्वावलोकन श्रृंखला चल रही है जिसमें कि आपको पता है हम भूगोल विषय में भी विश्व भूगोल से पढ़ रहे हैं और ये आज इसका छठा लेक्चर रहेगा। ठीक है, इसमें आज हम महाद्वीप पढ़ेंगे, प्रमुख पर्वत चोटियां जो हैं उनको पढ़ेंगे, है ना। ये सारी चीजें, दो तीन चीज, वही लगभग 50 प्रश्न रोज की तरह आज हम करेंगे। ठीक है, और तो चलिए शुरू करते हैं। बीच में आपसे वार्ता भी करनी है, बीच में कर लेंगे। शुरू करते हैं फिलहाल। तो सबसे पहले है भूकंप। पहले हम देखेंगे भूकंप, है ना। भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे। फिर महाद्वीप और पर्वत, 3 चैप्टर संभवतः आज हम कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। अब सर ये भूकंप के समय तरंग क्या होती हैं, तो हल्का सा समझते भी चलते हैं रोज की कक्षा की तरह। क्या कि जब भूकंप आता है तो भूकंप में 2 टाइप की तरंगें होती हैं। भूकंप 2 टाइप की तरंगें होती हैं। भूकंप तरंगें जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक का पहले लिख दिया पापान में। चलो, भूकंप तरंगें 2 टाइप की होती हैं। भूगार्भिक जो पृथ्वी के अंदर रहती है, मैं आपको समझाते चलता हूं। भूगार्भिक तरंगें जो पृथ्वी के अंदर हैं, और दूसरी होती हैं धरातलीय तरंगें जो हमें धरातल पर फेस करनी पड़ती हैं, जो धरातल पर आती हैं। तो जो भूगार्भिक तरंगें हैं उनको 2 टाइप से बांटा जाता है। प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंगें जो भूगार्भिक वाली हैं, दूसरी हैं धरातलीय। शॉर्ट में लिखता चल रहा हूं। भूगार्भिक तरंगें 2 टाइप की हैं। कौन कौन सी? पी वेव और एस वेव। पी मतलब प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंगें, और दूसरी हैं सेकेंडरी वेव्स यानी द्वितीयक तरंगें। ठीक है, और ये जो होती हैं धरातलीय तरंगें, इनमें एल वेव प्रमुख होती है। एल वेव प्रमुख होती है जो धरातल पर हमें फील होती है। ठीक है, तो प्राइमरी वेव जो होती हैं, आपको याद रखना है, ये ध्यान रखने वाला विषय है कि प्राइमरी तरंग, प्राथमिक तरंग ठोस, द्रव, गैस, तीनों में चल सकती हैं, तीनों माध्यमों में संचरण कर सकती हैं। और जो सेकेंडरी वेव होती हैं, जो द्वितीयक तरंगें होती हैं, वो कहां चलती हैं? सिर्फ और सिर्फ ठोस में। सर याद कैसे रखेंगे? एस फॉर सेकेंडरी, एस फॉर सॉलिड, है ना। एस वेव जो है आपको याद रखना है सॉलिड, ओनली सॉलिड में चलती हैं, मतलब सिर्फ ठोस में चलेंगी। और बाकी ये दोनों, ये पी वेव कहां चलेंगी? पी वेव धरातल के किसी भी स्वरूप पर, भूगर्भ में किसी भी स्वरूप पर, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में संचरण कर सकती हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। बी तरंग जैसा हमने क्या कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। बी तरंग जैसा कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, मतलब नहीं होगा। ए बी एल, तो बी तरंग ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। आर तरंग जैसा कुछ नहीं पढ़ा है। पी एस और एल, ये हमने तीनों तरंगें देखी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव इनको बोलते हैं, धरातलीय तरंगें। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। भूकंपीय छाया क्षेत्र, देखो फिर थोड़ा समझने वाली चीज है। ये क्या है? जैसा कि हमें पता है, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो क्या है? पूर्ण रूपेण ठोस नहीं है। जैसा कि मैं आपको रसगुल्ले वाला एग्जांपल देता हूं कि जैसे जब आप काला वाला रसगुल्ला खाते हैं तो उसमें क्या है? ऊपर की परत ब्लैक ब्लैक है, वो है भूपर्पटी, है ना, थोड़ी सी गहराई तक ऊपर। और अंदर जब आप उसमें जाएंगे तो क्या होता है? कहीं मेवा भरी हुई होती है, कहीं खोया भरा हुआ होता है, इस टाइप से होता है। ऐसे ही पृथ्वी में एक क्रोड़ है ना, ऐसे ही पृथ्वी में एक क्रोड़ है जो क्या है? जो ना तो पूर्णतया द्रवित अवस्था में है, ना ठोस अवस्था में है। इसको प्लाज्मिक अवस्था कहते हैं। द्रव की जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, उस टाइप की अवस्था में ये यहां है। ठीक है, अब पी वेव तो मेरी सब जगह से चली जाएंगी। अगर मान लो भूकंप का केंद्र यहां है तो पी वेव सब में संचरण करती हैं, लेकिन एस वेव जो है यहां 105 डिग्री और इधर 105 डिग्री। सर 105 डिग्री क्या? जैसे ये गए तो ये 90 का एंगल हो गया। आपको समझाते चलता हूं, ये गए तो ये 90 का एंगल हो गया, सीधे आए तो 180 का एंगल हो गया, तो इधर से 180 और इधर से 180, तो 105 डिग्री तक तो क्या है? दोनों प्रकार की तरंगें मिलती हैं, पी वेव और एस वेव। परंतु 145 डिग्री तक, 105 से 145 इधर और 105 से 145 डिग्री इधर, ये दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र होता है। अर्थात यहां ना तो पी वेव्स मिलती हैं ना एस वेव्स मिलती हैं, परंतु 145 के बाद इस जगह आकर पुनः पी वेव मिलने लगती हैं, परंतु एस वेव नहीं मिलती हैं। ये भूकंप का टॉपिक है। यहां सिर्फ मैं आपको शॉर्ट में ये मानते हुए कि आप जान रहे हैं उसको रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, वरना भूकंप एक अलग से समझने जैसा टॉपिक है। तो हमको क्या याद रखना है? 105 डिग्री, 145 डिग्री। 105 से 145 के बीच में पी और एस दोनों के लिए क्या है? दोनों के लिए छाया क्षेत्र है। जबकि
एस वेव सिर्फ 105 डिग्री तक मिलती हैं। ऐसे यहां 105 से और इस 105 के बीच में क्या है, एस वेव्स का सेकेंडरी वेव का क्या है, छाया क्षेत्र है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, अब इस प्रश्न को पढ़ते हैं। भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। ये जो लाइन लिखी हुई है 11th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 3 या 4 में जब आप जाएंगे, एज इट इज लाइन है। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। सेम यही लाइन लिखी हुई है। जब हम 11th की एनसीईआरटी पहुंचेंगे ज्योग्राफी की, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सही है। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से अलग होता है। कारण क्या है, कारण ये है वो भूकंप के केंद्र पर निर्भर। मान लो एक भूकंप यहां आया तो उसके लिए 105 डिग्री 145 डिग्री अलग होगा, यहां आया उसके लिए 105 145 अलग होगा। तो मतलब एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से अलग होता है। समझ में आ रहा हो अच्छी बात है, ना समझ में आ रहा हो तो इसको, इस बात को एज इट इज आप लोग ध्यान रखेंगे। भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर दोनों तरंगों का अभिलेखन करता है। 105 के बाहर दोनों तरंगों का अभिलेखन नहीं होगा। मैंने आपको बताया सिर्फ पी वेव का, प्राइमरी वेव का अभिलेखन होगा। भूकंप अधिकेंद्र क्या है, अधिकेंद्र वो है, अधिकेंद्र को बोलते हैं इंग्लिश में एपिसेंटर। अधिकेंद्र क्या है, भूकंप की तरंग पृथ्वी तल पर जब जहां जिस जगह पहली जगह दिखती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको अधिकेंद्र कहते हैं। और अंदर जहां भूकंप आता है, अंदर वाला जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं अवकेंद्र, है ना, उसको बोलते हैं अवकेंद्र। ठीक है, तो क्या होगा, क्या किसी भी दूरी पर दोनों तरंगों का अभिलेखन करता है? नहीं, सिर्फ पी वेव का 105 के बाद वो अभिलेखन कर पाता है। मतलब कथन 2 गलत है और कथन 1 सही है। तो कथन 1 सही है एवं कथन 2 गलत है। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? तो रिंग ऑफ फायर है प्रशांत महासागर का ऐसा क्षेत्र जो क्या है, जो काफी ज्वालामुखी रूप से सक्रिय है। अब आप देख रहे हैं ये जो आप अंडाकार सा देख रहे हैं, ये पूरा क्या है, प्रशांत महासागर। तो इसी में जो इधर की तरफ है वो क्या है, एक रिंग की शेप में बना हुआ है। इस तरीके से पूरा एक एरिया है। वो एरिया क्या है, वो एरिया ज्वालामुखी रूप से सक्रिय है, भूकंप वहां काफी आते हैं। तो उसको हम लोगों ने क्या संज्ञा दे दी है, उसको हमने संज्ञा दे दी है रिंग ऑफ फायर। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है, भूकंप से संबंधित है, ज्वालामुखी से संबंधित है, प्रशांत महासागर में है। जंगल की आग से जंगल की आग का कोई मतलब नहीं। तो जहां जहां 4 हो उसको काटिए, 1 2 3 सही। मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा थर्ड का ऑप्शन नंबर ए। चलो अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिक्टर स्केल एक लघु गुणकीय मापक्रम है। इसके फलस्वरूप परिमाण में मात्रक में 1 की वृद्धि के आयाम के लिए 10 गुना को निरूपित करती है। देखो इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब यह है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रिक्टर स्केल क्या होता है। तो रिक्टर स्केल वो होता है जिस पर हम भूकंप का मापन करते हैं, भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं कि भूकंप की इंटेंसिटी क्या थी। ठीक है, तो ठीक है, ये लॉगरिथम पे बेस्ड होता है। मतलब अगर हम कहें कि 4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया और मैं कहूं 5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, तो मान तो इनमें एक बड़ा, लेकिन जो इनका डिफरेंस होगा ना वो 10 गुना ज्यादा इंटेंस होगा। तो ये वाली बात क्या है, ये वाली बात हमारी सही है। सिंपल शब्दों में मैं अगर कहूं कि भूकंप के मान में अगर एक मैग्नीट्यूड की वृद्धि कर दें तो क्या होगा, उसकी जो इंटेंसिटी है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है। इसी प्रकार से जो उसमें से निकलने वाली एनर्जी होती है वो कितने गुना होती है, वो 32 गुना बढ़ती है। रिक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक के पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक के पठन की 100 गुना होती है। 100 गुना गलत है, कितनी होती है, 32 गुना होती है। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं, जो फैक्ट है इनको आपको याद रखना चाहिए। तो यहां 2 गलत हो जाएगा। कौन सा सही पूछा है, कौन सा सही है, तो ओनली 1 सही है, केवल 1 इसका आंसर होगा, केवल 1 सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पे नापते हैं, ठीक है, रिक्टर स्केल पे भी मापते हैं, मर्केली पे भी नापते हैं। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। हाँ, मैग्नीट्यूड जो उसका है वो विमुक्त ऊर्जा की माप होता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। चलो देख लेते हैं इसको भी। और फोर्थ क्या कह रहा है,
फोर्थ कह रहा है कि रिक्टर स्केल में हर पूर्णांक के विमुक्त ऊर्जा के परिमाण में 100 गुनी वृद्धि होती है। सर ये तो गलत है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कितनी वृद्धि होती है ऊर्जा में, एनर्जी में वृद्धि होती है 32 गुना, 32 गुना। मतलब 4 गलत कीजिए, ये गलत और दूसरा हम जान ही रहे हैं बिल्कुल सही है। मतलब 1, 2 और 3, जब 1, 2 वाला ऑप्शन, केवल 1, 2 वाला ऑप्शन नहीं है तो 1, 2, 3 सही होंगे। इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए। अगले पे चलते हैं। रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है, क्या नापने के लिए होता है? इतनी देर से कहानी सर, कथा यही तो चल रही है। क्या नापने के लिए होता है? भूकंप की तीव्रता, है ना, समुद्र की गहराई, उसके लिए सोनोग्राफी करके बोलते हैं, वो कुछ होता है। अंतरिक्षयान का वेग, ये अलग सिस्टम है। किसी भवन की ऊंचाई, वो तो ऐसे ही अपन सिंपल मीटर में नाप लेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, उसमें कान ऐसे करके पकड़ा था, अब कान सीधे पकड़ रहा है। भूकंप की तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, रिक्टर स्केल। केल्विन का मापता है, टेम्परेचर डेसिबल और पास्कल, ये सब उसके दाब वगैरह के मात्रक हैं। चलो आगे चलते हैं। सिस्मोमीटर क्या नापता है? तो सिस्मोमीटर, है ना, सिस्मोमीटर क्या नापता है? यह भी भूकंप मापने का एक यंत्र है, सिस्मोग्राफ इसको बोलते हैं या सिस्मोमीटर बोल देते हैं। तो सिस्मोमीटर क्या मापता है? वो भी भूकंप मापता है। ठीक है, ये सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। मेरा उद्देश्य यही है, आपको 40 से 45 मिनट में 50-55 सवाल करा दिए जाएं। जहां समझाने की चीज है उसको मैं आपको समझाते चलता हूं, जो फैक्चुअल चीज है, इजी चीज है, उसको मैं फटाफट करते निकलता हूं। चलो, क्यों? क्योंकि आपका समय भी कीमती है और अपन का समय भी कीमती है। निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? अब यहां देखो, ग्राम और ग्राफ दोनों दिया है, सिस्मोग्राम, सिस्मोग्राफ, लेकिन सही आंसर क्या होता है? सिस्मोग्राफ उसको कहते हैं, सिस्मोग्राफ उसको कहते हैं, भूकंप तरंगों का जो मापन करता है। ठीक है, भूकंप तरंगों का जो मापन करता है उसको क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी किस भाषा से संबंधित है? तो जो सुनामी शब्द है, सर सुनामी होता क्या है, थोड़ा बता दीजिए। इसका आंसर होगा बी, सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। ऐसे करके TSU एनामी करके लिखा जाता है, तो ये सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी होता क्या है सर? सुनामी होता है जैसे अगर स्थल पे भूकंप आ रहा है तो क्या होगा, इमारतें हिलती हैं। आपने कभी महसूस किया हो ना किया हो, मैंने तो 2 बार किया है अपने जीवन में, इतने वर्ष की उम्र तक 2 बार भूकंप महसूस किया है। शायद आपने भी किया होगा, अभी रिसेंट में आया था वो तो किया ही होगा। तो क्या होता है, जब स्थल पे आ रहा है तो कहां पर है? इसी प्रकार से जब समुद्री एरिया में भूकंप आएगा, समुद्री एरिया में भूकंप आएगा तो जल की सतह हिलेगी और वो भूकंप ज्यादा तगड़ा होगा। देखो फॉर एग्जांपल, अगर आप क्या करो, अपना टब या बाल्टी में से करके हाथ डाल के रखो और उसको निकालो तो क्या होगा, पूरा उथल पुथल मच जाएगी नहीं जल में। उसी प्रकार से भूकंप आने पर क्या होता है, समुद्रों में उथल पुथल हो जाती है, और उथल पुथल वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि तरंगों के रूप में क्या वो सुनामी का रूप धारण कर लेते हैं। तो उसको क्या कहेंगे? बी। इसका आंसर क्या होगा? बी, जापानी भाषा का सुनामी शब्द है। चलो अगले पे चलते हैं। जापान के किस शहर ने हाल ही में विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया था? ये 2011 की घटना है, 2011 की घटना है। इनका शहर था फुकुशिमा। फुकुशिमा शहर वैसे तो पूरा जापानी समुद्र तटीय देश है, आप लोग मैप पे देख सकेंगे अपने, लेकिन जो फुकुशिमा नाभिकीय संयंत्र था वो बिल्कुल समुद्र तट पे था। तो सुनामी के दौरान क्या हुआ था कि उसको बहुत ज्यादा क्षति पहुंची थी और वहां से नाभिकीय विकिरण रिलीज होने लगा था, है ना। तो ये एक दुर्घटना थी। कब हुई थी? 2011 में। उत्तराखंड PCS में पूछा हुआ सवाल है। 2010 इसलिए लिखा हुआ है कि क्योंकि ये लोग बाद में कराते रहते हैं ना परीक्षा, जैसे 2010 की परीक्षा है वो हो रही है अब, आजकल तो अपडेटेड हो गए हैं, पहले ऐसी परीक्षा लेट होती रहती थी। 2011 की घटना है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। आप लोगों ने शिकायत की थी सर आप टिक नहीं लगाते हैं आंसर्स पे, मैं तो समझता था मैं बोल दिया आप लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन चलो अब मैं लगाता भी चलता हूं, सारे प्रश्नों पे लगाता चलता हूं, ठीक है। आपके सुझाव सर माथे हैं। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है। उत्तर पश्चिम कौन सा हो गया? ये नॉर्थ, और पश्चिम क्या हो गया? ये मतलब ये वाला क्षेत्र, मतलब अगर हम भारत बना दें ये इस तरीके से, तो ये वाला जो क्षेत्र है वो भूकंप ग्रहणशील क्षेत्र है। जिसका कारण क्या है? इसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स क्रिया क्या हुआ है कि हमारा जो भारत बना है वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से क्या हुआ है, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया है। तो वो जगह क्या है, वो टकरा रही है, और भूकंप लाने का भी मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स उनमें से एक है, ठीक है। ये क्या है प्लेट टेक्टोनिक्स, एक पूरा अलग विस्तृत विषय है, उसको हम यहां नहीं डिस्कस कर सकते हैं, उसको प्रॉपर भूगोल की कक्षाओं में डिस्कस करेंगे। तो इसका कारण क्या होगा? प्लेट टेक्टोनिक्स भूकंप का, ठीक है। आप सिर्फ इतना याद रखिए, जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक मैं ये ले लेता हूं, एक ये है,
दोनों इस तरीके से टकराएंगी तो क्या होगा, यहां सब गड़बड़ होगी, हिलेगा बुरी तरह से। ये स्थल है ना, स्थलखंड आप जानते हैं प्लेट्स से बना हुआ है, तो क्या होगा, तो इसलिए यहां भूकंप आने के चांसेस हैं। और भूकंप आने के चांसेस क्यों हैं, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स क्रिया यहां हो रही हैं, प्लेट विवर्तन की क्रिया यहां हो रही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, क्या होता है। देखो, एक होता है अवकेंद्र, एक होता है अधिकेंद्र, ठीक है। तो अधिकेंद्र जो है वो पृथ्वी तल पर, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, भूकंप यहां आया, अब यहां से जब यहां पे महसूस होगा ना, पृथ्वी के तल पे, भूपर्पट्टी पे जब महसूस होगा, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं अधिकेंद्र, ठीक है। इनमें कंफ्यूजन होता है, तो मैंने तो ऐसे याद कर लिया था कि ये मान, जैसे ये हम इसको क्या बोलते हैं, इसको परिधि बोलते हैं, तो मैंने ऐसे कर रखा था, परिधि, धी और धा को दोनों को कनेक्ट कर रखा था कि परिधि पे जब फील होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। अब भी ऐसे याद कर सकते हो, मतलब जैसे भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है दोनों में से कौन सा अवकेंद्र था, कौन सा अधिकेंद्र था। तो अधिकेंद्र क्या है, जब भूकंप पृथ्वी पर परिधि पर आएगा या पृथ्वी तल पर हमें महसूस होगा, उसको हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। कोकस प्लेट, ये क्या है सर, ये क्या बला है। कोकस प्लेट निम्नलिखित में से किसके मध्य पाई जाती है। जब आप प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तो हमारी पृथ्वी क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर जो हम जिसको स्थल मंडल कह रहे हैं, जिसको हम भूपर्पट्टी कह रहे हैं, वो कोई एक पपड़ी नहीं है, वो कोई एक पपड़ी नहीं है, वो क्या है, बहुत सारी पपड़ियों को क्या किया है, मैंने उठा उठा के आपस में जोड़ दिया है। तो वो पपड़ियां क्या है, वो पपड़ियां स्थल खंड, ऊपर वाले स्थल खंड है ना, मतलब या भूपर्पट्टी हैं, वो पपड़ी आपस में जुड़ी हुई हैं। इसी को क्या कहते हैं, यही प्लेट्स में हम डिवाइड करते हैं कि बड़ी वाली पपड़ी जो है वो ये है, फलाना है, ढीका है, तो ऐसी बहुत सारी प्लेट्स हैं, ठीक है। तो ये कोकस प्लेट जो है एक माइनर प्लेट है, कुछ मेजर प्लेट्स हैं, कुछ माइनर प्लेट्स हैं। ये प्लेट टेक्टोनिक टॉपिक का एक सवाल है। तो कोकस प्लेट किस किस के बीच में है, वो है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में है ना, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में है। अभी फिलहाल आप इसको ऐसे ही एज इट इज याद सा कर लीजिए, कोकस मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में। हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इतनी सारी प्लेट्स याद रखना अभी के लिए आपके लिए असंभव है, लेकिन जब आप मैप के थ्रू अच्छे से उसको डायग्राम बना के, क्योंकि ये पूरा 1 घंटे का लगभग टॉपिक है, अभी मैं शुरू करने लग जाऊंगा तो आप में से कुछ लोग चीख पुकार करने लग जाए, सर घटना चक्र पढ़ा रहे थे, फलाना पढ़ाने लग गए, ढीका पढ़ाने लग गए, तो ठीक है, अभी इसको सिर्फ आप याद कर लीजिए कि कोकस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत के बीच। चलो अब आ गए हमारे कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप, ठीक है। महाद्वीप, कितने महाद्वीप हैं, तो टोटल 7 महाद्वीप है ना। क्रम से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। टोटल 7 महाद्वीप है। अगर आपको क्रम पता होता है तो कई सवाल सही हो जाते हैं। देखो, सबसे बड़ा महाद्वीप, ये 6 क्लास की एनसीईआरटी, अगर आप इसको महाद्वीप को डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसी चैनल पर 6 क्लास की एनसीईआरटी का शायद चैप्टर 4 या 5 है, जिसमें मैंने सारे महाद्वीप, महासागर, इनके विषय में डिटेल्ड रूप में समझाया है। तो आपने अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो जाकर देख आइए। अगर महाद्वीप को विस्तृत समझना चाहते हैं और आप विद्वान हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यहां पढ़िए, ठीक है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है मेरा, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। क्रम करते चलेंगे, एशिया, नंबर 2 पे अफ्रीका, फिर नंबर 3 पे उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 पे दक्षिणी अमेरिका, नंबर 5 पे कौन सा, अंटार्कटिका। सर हम ना आर्कटिक और अंटार्कटिका में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्कटिक ऊपर है कि अंटार्कटिका ऊपर है। देखो, आर्कटिक सागर है, ठीक है, महाद्वीप नहीं है, आर्कटिक महासागर है। तो आर्कटिक और अंटार्कटिका, नाम देखो दोनों, वो 4 अक्षर का नाम और अंटार्कटिका थोड़ा बड़ा सा नहीं लग रहा, 5 अक्षर का नाम, तो भाई साहब भारी है। और जब भाई साहब भारी है तो क्या हो गया, भारी आदमी कहां, नीचे बैठ जाता है, बस याद हो गया। अंटार्कटिका कहां है, नीचे की तरफ है, और आर्कटिक महासागर कहां है, ऊपर की तरफ है। मैं आपको ये चीज है ना इसलिए, क्योंकि मुझे भी पढ़ते समय दिक्कत आती थी, है ना, भूल जाते थे। अभी आपने कर लिया, अरे सर हम तो नहीं भूलते हैं, भाई साहब अच्छे भूल जाते हैं, है ना, आप तो कुछ नहीं है। तो क्या है कि अंटार्कटिका क्या है, नीचे की तरफ है। मतलब अब ये बात आपको याद रह जाएगी, याद रह जाएगी तो हमेशा याद रहेगा। चलो, तो चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे अंटार्कटिका, 6ठे नंबर पे क्या है, यूरोप कॉन्टिनेंट, और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट 7वें नंबर पे कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको ये कॉन्टिनेंट उसके एरिया वाइज याद होने चाहिए, एशिया, अफ्रीका, ठीक है। इधर शुरू करो, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा याद रखो एशिया है और सबसे छोटा याद रखो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। एशिया के बाद, अच्छा हाँ, एशिया के बाद सर ने अफ्रीका बताया था, और उधर ऑस्ट्रेलिया से पहले सर ने यूरोप बताया था। लास्ट के 4 याद हो गए। अब बीच वाले उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका साथ साथ है, और अफ्रीका के बाद में 4 हो गए, शुरू के एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और
5 में चचा घुसा है, बीच में कौन, अंटार्कटिका। छठा 7वां में याद ही है, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्षेत्रफल के हिसाब से हैं। चलिए इनके प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में देशों की संख्या अधिकतम है। देखो सबसे ज्यादा जो देश है ना वो हमारे अफ्रीका महाद्वीप में है, लगभग 54-55 देश हमारे अफ्रीका महाद्वीप में है। उसके बाद यूरोप में बहुत छोटे छोटे देश हैं, है ना, तो उसके बाद यूरोप का शायद नंबर लग जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं देशों की बात करूं संख्या में तो लगभग 54-55 देश कहां है, अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। अरे सर अभी तो आप याद करा रहे थे सबसे बड़ा एशिया है। अरे एशिया तो इसमें है ही नहीं, तो दूसरा कौन सा है, दूसरा अफ्रीका था। जब एशिया नहीं है तो दूसरा वाला सबसे बड़ा होगा। इनमें से पूछ रहा है ना, निम्नलिखित में से पूछ रहा है सबसे बड़ा। ये पूछता सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो सवाल गलत होता क्योंकि एशिया दिया नहीं है। लेकिन वो पूछ रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन सा है, तो निम्नलिखित में सबसे बड़ा कौन सा होगा, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में लिखो। अब देखो एक तो होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। अब सर दोनों में ना हम ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा आरोही कौन सा अवरोही। देखो एक तो होता है आरोही, मैं आपको याद करा दे रहा हूं, ये चीजें ऐसी चीजें बता दे रहा हूं कि मास्टर बता, मतलब अब ठीक है मुझे किसी पे कमेंट करने का हक नहीं है, लेकिन आप भूलते रहते हैं, आपको दिक्कत होती रहती है। आरोही, अब देखो एक तो हम जीने में चढ़ते हैं, तो एक क्या चीज हो गई, चढ़ना, और एक हम जीने में उतरते हैं, एक क्या हो गया, उतरना। ठीक है, तो देखो आरोही मतलब नीचे से ऊपर चढ़ना, तो चढ़ेंगे तो कहां से, नीचे से ऊपर चढ़ेंगे मतलब छोटे से बड़े की तरफ, तो आरोही और चढ़ना 3-3 शब्द का है। अवरोही और उतरना ये 3-3 4-4 शब्द का है। अवरोही, अब उतरोगे तो ऊपर से उतरोगे ना, मतलब बड़े से छोटे की तरफ उतरोगे ना, तो उतरना। तो अवरोही का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा, उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद, इस तरीके से। तो हमसे कौन सा क्रम पूछ रहा है, अवरोही। हम सबसे बड़ा कौन सा छाटेंगे सर, सबसे बड़ा आपने बताया था एशिया है, लेकिन एशिया के बाद अफ्रीका है। तो इनमें देखो 3 सबसे पहले किसमें, ये गया ये गया ये गया, ये ऑप्शन सही हो गया। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या, कि सबसे बड़ा अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद दक्षिणी उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तरी आया नहीं, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद सर आता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका भी यहाँ नहीं है। उसके बाद क्या आता है, यूरोप आता है, वो भी ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है सबसे लास्ट में। बात सही हो गई हमारी। आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। तो आरोही अवरोही में अब तो कभी नहीं रहोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम है। फिर अवरोही क्रम पूछ रहा है, फिर अवरोही क्रम पूछ रहा है, मतलब सबसे बड़ा देखेंगे तो भाई साहब एशिया सबसे बड़ा पहले ही दिख रहा है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, यही सही होगा। अफ्रीका पहले, एशिया बाद में, गलत। अफ्रीका एशिया यहां तो यहां दे दिया, ये भी गलत, जबकि एशिया सबसे बड़ा है। एशिया तीसरे नंबर पे है, ये भी गलत। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका ए। 18 का आंसर क्या होगा, 18 का आंसर होगा ए। चलो अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे छोटा महाद्वीप वैसे कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया है। हाँ सर ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया ना होता तो उससे बड़ा वाला देखते, सेकंड लास्ट कौन सा है, तो यूरोप होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप। तो सर आपने बताए थे सेकंड लास्ट 2 सबसे कौन कौन से हैं। देखो दोबारा क्रम याद करा रहा हूं, मेरे साथ आप भी बोलो, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे लास्ट में हमारे कौन से है, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, मतलब ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा। अगले सवाल देखते हैं, पृथ्वी के, देखो क्या होता है कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोग वीडियो को लाइक करो, पहली बात तो जरूर। ठीक है, उससे क्या मिलता है, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। दूसरा, अपने दोस्तों के साथ साझा करते रहो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है कि अच्छा मैं ही पढ़ूंगा उसको नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो उसको तो कहीं ना कहीं से पता चल ही जाएगा, क्योंकि डिकोड एग्जाम तो वो भी देखता है, वो भी तो आरओ की तैयारी कर रहा है, वो भी तो पीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो डिकोड एग्जाम तो वो भी देखता है, तो पता तो उसको भी चल जाएगा, है ना। तो क्या आप अपनी सच्ची मित्रता निभाइए, अपने दोस्तों के साथ साझा करते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। ठीक है, और आपके अगर कुछ सुझाव हैं, आप कुछ हमसे कहना चाह रहे हैं, तो उनको कमेंट्स में बताते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट नहीं पढ़े जाते हैं, आपके कमेंट सारे पढ़े जाते हैं। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से सारे कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूं। चलो, पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में, ठीक है, नीचे दिए गए मादरे, वही लौट फेर के वही बात है। तो एशिया देखो, क्या इनमें एशिया है, एशिया नहीं है, तो अफ्रीका से शुरू होना चाहिए, तो दूसरा वाला सही होगा। अफ्रीका, दूसरा वाला कैसे सही होगा,
अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑप्शन नंबर बी सही। इसमें उत्तरी अमेरिका पहले अफ्रीका बाद में, तो वैसे ही गलत हो गया। इसमें भी अफ्रीका बाद में, गलत हो गया। यहाँ अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, लेकिन पहले भाई साहब यूरोप दे दिया। पहले क्या दे दिया? पहले क्या दे दिया? पहले यूरोप दे दिया। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। क्या हो गया ये? अच्छा एक मिनट रुकिए, चलिए, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही। आगे वाले का, इस वाले का सी सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले पे चलते हैं। निम्नांकित महाद्वीपों में से किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? देखो, प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक होने का क्या मतलब है? जैसे सर हमारे पड़ोस में एक मकान है, वो 1000 स्क्वायर फीट का है, और हमारा जो घर है ना सर, वो 2000 स्क्वायर फीट का है। हम अपने घर में सर 10 लोग रहते हैं 2000 स्क्वायर फीट में, और वो सर 1000 स्क्वायर फीट में 3 ही लोग रहते हैं। तो हम 2000 स्क्वायर फीट में 10 लोग हो गए, वो 1000 स्क्वायर फीट में 3 लोग हो गए। तो प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता हमारे यहाँ कितनी हो गई? हमारे यहाँ तो डिवाइड कर लो तो काफी कम हो जाएगी। 20 स्क्वायर फीट मतलब 2000 है तो 200 रह जाएगी, और उनके यहाँ कितनी हो गई? उनके यहाँ 1000 में 3 लोग हैं तो लगभग 333 स्क्वायर फीट प्रति व्यक्ति हो गई। तो क्या होगा? मतलब व्यक्ति के कम है, जनसंख्या कम है, एरिया उसके सापेक्ष बड़ा है। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है? ऐसा महाद्वीप है हमारा ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमने कर लिया है। अगले पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? सर्वाधिक माध्य ऊंचाई, इसका क्या मतलब है? जैसे हमने बताया था समुद्र तल से सबकी हाइट नापते हैं, इसी प्रकार से महाद्वीप का टोटल भी उसकी कुछ माध्य ऊंचाई होती होगी। तो टोटल माध्य ऊंचाई के मामले में सबसे ज्यादा हाइट पे कौन सा महाद्वीप स्थित है? तो वो है अंटार्कटिका। वो है अंटार्कटिका। जो कहां पड़ा था? कहां टिका हुआ था अंटार्कटिका? नीचे टिका हुआ था अंटार्कटिका। क्यों? क्योंकि भारी है इसलिए नीचे आ गया। ठीक है, चलो खैर ऐसा है नहीं। आप में से कुछ लोग कमेंट करते हैं अरे सर आप क्या पढ़ा रहे हैं कि अंटार्कटिका भारी। मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं। ज्ञान आपको बहुत है, मुझे पता है आप लोग मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं। चलिए खैर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो हमें ये देखने हैं इन युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो देखो, भौगोलिक लक्षण दिए, प्रदेश दिए हैं। ऐसी बिनी पठार अरब, नहीं ये अफ्रीका में है। एटलस पर्वत, एटलस पर्वत कहां है? मोरक्को, उत्तर पश्चिम अफ्रीका। जब आप अफ्रीका का मैप बनाएंगे ना, ये एटलस पर्वत आता है। तो उत्तर पश्चिम में बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो कौन सा सुमेलित है? बी सही सुमेलित है ना। ओको, कांगो, द्रोणी, पेटागोनिया और गुआइना उच्च भूमि दक्षिण पश्चिमी, ये गलत है। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका नहीं है, उत्तरी दक्षिण अमेरिका में उत्तर की साइड ये गुआइना आइलैंड पड़ती है। तो ये गलत है। इसमें बी ऑप्शन सही है। तो 24 में का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर होगा बी। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का परसेंटेज सबसे ज्यादा है? इसका क्या मतलब है कि 500 मान लो जगह, 500 स्क्वायर फीट जगह है, उसमें से मैदान कितना है? अब भाई सब चीजें हैं, पर्वत, पठार है ना, सब मैदान है ना, ये सब महाद्वीप में है ये चीज, लेकिन मैदानी भाग उसके सापेक्ष है ना, कि 90% में मैदान है, 80% में मैदान है। तो सबसे ज्यादा जो मैदानी भाग पूरे महाद्वीप के एरिया के सापेक्ष है वो किसमें है? यूरोप में। भले ही छोटा है लेकिन मैदानी भाग यहां सर्वाधिक है। मैदानी भाग सर्वाधिक। अगले सवाल पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। स्थलाकृति महाद्वीप, अकांकागुआ, मेसेटा, सेरेनेगेटी, गिब्सन। तो देखो, अभी इन्होंने स्थलाकृति दे दी है, आपको पता होना। अकांकागुआ मैंने आपको उस दिन याद कराया था। आ से अर्जेंटीना मैंने आपको याद कराया था। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना कहां था? अर्जेंटीना था दक्षिणी अमेरिका में। यानी ए का कौन सा होगा? ए का होगा फोर्थ। ए का होगा फोर्थ। तो 2 ऑप्शन में है, ये दोनों कट गए। फिर गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन तो सबको याद रहता है, कहां है? ऑस्ट्रेलिया में। तो डी का होना चाहिए पहला। मतलब 2 ऑप्शन इसमें सही आ रहे हैं। 2 ऑप्शन इसमें क्या हो रहे हैं मेरे? सही आ रहे हैं। लेकिन फिर मेसेटा जो है, मेसेटा जो है वो कहां है? वो मेसेटा जो है वो कहां है? मेसेटा आपका जो अकांकागुआ हो गया अर्जेंटीना में, दक्षिणी अमेरिका में। गिब्सन डेजर्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन डेजर्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद जो मेसेटा है ना, मेसेटा आपका अफ्रीका में है। मेसेटा नहीं, मेसेटा आपका यूरोप में है और सेरेगनी आपका अफ्रीका में है। मतलब इसका आंसर कौन सा सही होगा? 4, 3, मेसेटा का यूरोप, मेसेटा का यूरोप, और ये आंसर होगा इसका डी। इसका आंसर कौन सा सही होगा? डी। ठीक है, इसका आंसर डी सही होगा। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वैसे डी ही इसका सही आंसर है। डी आंसर इसका सही होगा। अगला चलते हैं।
अब आ गए हमारे कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां, ठीक है, कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां। तो हमेशा की तरह मैं क्या करूंगा, यहां से आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत याद भी कराता चलूंगा, कुछ ट्रिक्स बनाते हुए, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए याद कराते चलेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां देख लो, इसमें कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां देख लो। जैसे एशिया और यूरोप के बीच आप कौन सा देख पा रहे हो, ये क्या है, यूराल माउंटेन है। एशिया में ये भारत के ऊपर उत्तर पूर्व में आप कौन सा देख पा रहे हो, हिमालय है। ये आप देख पा रहे हो एटलस है, एटलस है, अफ्रीका के उत्तर की साइड में एटलस है। ये अफ्रीका में ही, साउथ अफ्रीका में चले जाओगे यहाँ, क्योंकि साउथ अफ्रीका कंट्री है, अफ्रीका महाद्वीप है और साउथ अफ्रीका देश है, ठीक है। तो अफ्रीका के दक्षिण में या साउथ अफ्रीका में कौन सा है, ड्रैकेंसबर्ग है, और ये यूरोप में आल्प्स है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में चले जाओगे तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ये एंडीज पर्वतमाला है, ये रॉकीज है, इनको आपको याद रखना है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। उसके बाद रॉकीज आती है। ये एप्लेशियन पर्वत है ना, एप्लेशियन पर्वत है अमेरिका में ही। और आप यहां चले जाओगे तो यहां दो हैं, एक मैकिनले है, एक मैकेंजी है। तो ये मैं आपको बता देता हूं, ये वाला जो एरिया है अमेरिका का, ये कौन सा एरिया है, ये है कनाडा, ठीक है, ये है कनाडा। और ये अमेरिका है पूरा, ये अमेरिका रहा जो मैंने भर दिया। और ये यहां है अलास्का, अलास्का भी अमेरिका का ही भाग है। तो एक तो पर्वत श्रृंखला है मैकिनले और एक है मैकेंजी। तो मैकेंजी जो है वो तो यहां है कनाडा के उत्तर की तरफ, और मैकिनले जो है वो अलास्का में है। मैकिनले मैंने इसको कैसे याद कर रखा था, ये ना कंफ्यूजिंग है। तो मैकेंजी कनाडा में हम लोग सब लोग जानते हैं कि हमारे जो सिख भाई लोग होते हैं, जो सरदार जी होते हैं, वो सबसे ज्यादा, तो सरदार को कभी हम सरदार नहीं बोलते, सरदार जी कहते हैं। तो इसीलिए मैकेंजी भी कहां पे है, मैकेंजी भी कनाडा में है। तो मैकेंजी, मैं बार बार आपको जी ज्यादा जोर देके बोलूंगा। तो मैकेंजी कहां है, सरदार जी के पास हो, सरदार जी कहां है, कनाडा में, ठीक है। और दूसरी मैकिनले, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता मैकिनले मैकेंजी में, तो फिर ऐसे करके कुछ ना कुछ बना के अपना याद कर लेना है। बाकी और जो कुछ आते चलेंगे, ऐसे जर्मनी में एक ब्लैक फॉरेस्ट आएगा, बोसजोस पर्वत आएगा, वो सब अभी हम देख लेंगे, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे उसको अभी अभी हम देखते चलेंगे, ठीक है। चलो सवालों पे चलते हैं फिर। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित में से किस तट पर अवस्थित है। तो डार्लिंग श्रृंखला जो है ना, वो दक्षिण पश्चिम, मतलब ये मेरा ऑस्ट्रेलिया है, तो दक्षिण और पश्चिम इधर वाले एरिया में क्या है, डार्लिंग श्रृंखला है। डार्लिंग श्रृंखला कहां है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर। इसका आंसर क्या होगा, डी। आप लोग थोड़ा खुद, जैसे आप मान लो ये है डार्लिंग श्रृंखला, आपको नहीं याद है, तो आप जो चीज नहीं याद है ना उसको क्या करो, इसे पूरा एक चैप्टर, से अभी पर्वत श्रेणियां चैप्टर पढ़ रहे हैं, 25-30 सवाल इसमें जो भी होंगे, ठीक है। आप क्या करो, जो ना याद है ना उसको एक पेपर पे लिख लो, उसको एक पेपर पे लिखते चलो। और उस पेपर का क्या करो, जैसे ये बीमारी है, ये हमें याद नहीं होती, जैसे बीमार हमें होते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, 7 दिन का कोर्स है जी, आपको सुबह दोपहर शाम दवाई खानी है। हमें क्या करना है, खाली दिन में एक टाइम खानी है दवाई। क्या, जो चीज याद नहीं हो रही है, मुश्किल से 5-7 पेज बनेंगे पूरे भूगोल के, मुश्किल से 5-7 दूनी 14, मतलब 7 दूनी 14 पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी के 5-10 पेज बनेंगे, 10 भी मैंने ज्यादा बता दिए। उसको क्या करो, 7-8 दिन तक रोज सुबह शाम लो, सुबह शाम न ले पाओ शाम को ले लो, सुबह ले लो, तो ये दवाई बिल्कुल बीमारी खत्म हो जाएगी, याद हो जाएगा। डार्लिंग श्रृंखला जैसी बहुत सारी चीजें, वैसे डार्लिंग श्रृंखला तो आप याद कर लोगे, मैं समझ रहा हूं, ठीक है। इसके नाम में थोड़ा सा रोमांच है, तो डार्लिंग तो सर हम याद कर ही लेंगे, दक्षिण पश्चिमी तट पे ऑस्ट्रेलिया के है। चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो पर्वतों का सागर किसको कहते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया को कहते हैं। ये भी एक फैक्ट के जैसा है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। तो ब्रिटिश सागर हम लोग किसको कह रहे हैं, सॉरी पर्वतों का सागर किसको कह रहे हैं, ब्रिटिश कोलंबिया को कह रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगले पे चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। देखो पर्वतों के 3 टाइप होते हैं, एक होते हैं बलित पर्वत, एक होते हैं ज्वालामुखी पर्वत, एक होते हैं मरणशोध पर्वत, ठीक है। ये पर्वतों के प्रकार भी एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। आपको जानना है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलो तो पर्वतों के टाइप मैं आपको बता रहा था, तो यहां भी छोटा सा बता देता हूं। बलित पर्वत क्या होते हैं, जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं। प्लेटें क्या होती हैं, अभी दिमाग नहीं मानना है, नहीं पता तो सिर्फ इतना याद रखो, 2 प्लेटें हैं बस, ये टकरा रही हैं, तो टकराने से क्या होगा, जब ये आपस में टकराएंगी तो बीच का भाग उठ जाता है, ये क्या होता है, ये तो बलित पर्वत होता है। अब मान लो ये कोई पृथ्वी की सतह है, अब ये क्या हुआ, ये बीच वाला एरिया अंदर से कुछ बल लगा और ये उठ के ऐसे हो गया, साइड वाला दबा हुआ है, बीच वाला एरिया को उठने को कहते हैं भ्रंशोथ पर्वत। या फिर क्या हुए, ये एरिया थे, ये दोनों एरिया क्या हुए, ये दोनों एरिया नीचे दब गए और ये भाई साहब ऊपर उठे दिखने लग गए, ये क्या होते हैं
हैं? भैंसोद पर्वत। और तीसरा टाइप होता है पर्वत का ज्वालामुखी पर्वत। जो ज्वालामुखी द्वारा अंदर से मैग्मा निकल के बाहर आता है उसको क्या कहते हैं? लावा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कैसे अंदर है, मेल्ट है, तो वो क्या है? मैग्मा है, मेल्ट है, मैग्मा है। और ला बाहर लेके आ मैग्मा को, क्या कर? मैग्मा को ला बा, मतलब ला बाहर लेके आ, तो वो क्या कहलाएगा? लावा कहलाएगा। तो ज्वालामुखी में जो पृथ्वी के अंदर है, मेल्ट है, वो क्या है? मैग्मा है, और बाहर आते ही ला बाहर ला, वो क्या हो जाता है? लावा कहलाता है। ठीक है, तो तीसरे टाइप के पर्वत उससे बनते हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां जो हैं वो हमें नवीन मोड़दार, बलित को मोड़दार भी कह सकते हैं, तो नवीन मोड़दार पर्वतों में क्या होती हैं? विश्व की जो सबसे मतलब ऊंची हाइट वाली चोटियां हैं नवीन बलित पर्वतों में पाई जाती हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जो क्वेश्चन समझाने का है वो मैं समझाता चल रहा हूं, ठीक है? जो क्वेश्चन सिर्फ करके निकलने का है उसको करके निकलते हैं। चलो, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला, इसमें क्या समझाना है? मैंने आपको बताया था, अभी बताते चल रहा था, जब आप देख रहे थे दक्षिण अमेरिका, जब आप देख रहे थे तो दक्षिण अमेरिका में मैं आपको बताया चल रहा था ये जो पर्वत श्रृंखला थी एंडीज, है ना, एंडीज, ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इसके बाद जो उत्तरी अमेरिका में थी ऊपर यहाँ रॉकीज, वो उसके बाद उसका दूसरा नंबर उसका आता है। ठीक है, दूसरा नंबर उसका आता है। चलो अगला देखते हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? सर अभी तो बताया आपने किस महाद्वीप में। अगर अब भी तुम आंसर नहीं दे पा रहे हो ना, तो फिर क्या, तुमको पढ़ने का कोई हक नहीं है, तुमको पढ़ाई से बेदखल कर दिया जाना चाहिए। क्या? दक्षिण अमेरिका में है। क्या? एंडीज कहां है? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरी एक पर्वत श्रृंखला विस्तृत है, जिसको क्या बोलते हैं? एंडीज पर्वत श्रृंखला जिसको बोलते हैं। अगला देखो, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित हैं। अब देखो, एक तो था हमारा आल्प्स, एक है दक्षिणी आल्प्स। आल्प्स जो पर्वत है वो मैंने आपको बताया वो कहां है? वो यूरोप में है ना, वो यूरोप में है। यूरोप की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। लेकिन दक्षिणी आल्प्स, साउथ आल्प्स नाम से कोई एक पर्वत श्रृंखला है, वो कहां है? वो है न्यूजीलैंड में। और इसकी सबसे, न्यूजीलैंड की भी और इसकी भी सबसे हाईएस्ट चोटी है, कोई कुक करके है, मुझे तो टिम कुक ऐसे करके याद था, वो इंग्लैंड का प्लेयर था, तो वैसे करके याद है, बस कुक करके याद है कि आल्प्स की, दक्षिणी आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी कुक है ना, माउंट कुक है, ऐसी समथिंग है, देख लीजिएगा आप एक बार। तो ये कहां है? ये न्यूजीलैंड में है। ठीक है, न्यूजीलैंड में है। अगला सवाल देखते हैं। विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। अब देखो, मैं आपको अभी तक 3 बार बता दिया है, चौथी बार में ये प्रश्न आया है। सबसे बड़ी एंडीज, देखो पहला किसमें? ये दोनों गलत, पहला इसमें है। उसके बाद क्या आएगा इसमें से? उसके बाद आएगा इसमें से रॉकीज, मतलब एक के बाद आएगा 4, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। फिर हिमालय आएगा, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आएगा। ठीक है, तो हिमालय कहां है? एशिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां है? ऑस्ट्रेलिया में। चलो 33 नंबर क्वेश्चन हो गया अपन का। अगला सवाल देखते हैं। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है? देखो, जब आप यूरोप को देखोगे ना, मैं शायद इसमें आपको दिखा पाऊं अपने ग्लोब में, मैं शायद आपको अपने, हमारे जो वो हैं वो ग्लोब मेरे पास रख देते हैं कि सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ग्लोब दिखाते रहते हैं। देखो, अगर आप इसमें देख पा रहे होगे तो ये तो पूरा यूरोप है, और यूरोप के बगल से ना आप अपने मैप में देखना, एक इंग्लैंड है। इंग्लैंड बिल्कुल अलग सा रखा हुआ है, यूरोप में चिपका हुआ नहीं है, बीच में समुद्र है, बिल्कुल अलग सा रखा हुआ है। तो क्या है, आल्प्स पर्वत कोई समुद्र फलांग के थोड़ी ना जाएगा। अगर आपको मैप की भी बेसिक नॉलेज है ना, तब भी आप इस सवाल को करके ले जाओगे। फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस में है, जर्मनी में है, ऑस्ट्रिया में है आल्प्स पर्वत श्रृंखला, लेकिन इंग्लैंड में नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड तो समुद्र पार कर गया ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 34 का। अगले सवाल पे चलते हैं। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो यूरोप की इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला होगी? अगर ये सवाल का उत्तर भी आप नहीं दे पा रहे हैं तब भी आपको पढ़ाई से बेदखल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि सर 10 बार आप अब तक बता चुके जब से क्लास शुरू की है। कौन सी है? आल्प्स है। ठीक है, यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला। अगले पे चलते हैं। हाइट पर्वत, हाइट पर्वत कहां है? तो हाइट पर्वत आप याद कर लीजिए कहां है, ये कहां है, हाइट पर्वत कहां है? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, आपको 50 में से 4-5 सवाल ही बोलूंगा याद करने के लिए। सर याद करने के लिए भी क्यों बोलते हो? अगर ये सवाल रिपीट हो गया ना बाबू, ये सवाल रिपीट हो गया तो मतलब अब मैं क्या बताऊं कि वहां आपको दिक्कत पड़ जाएगी। फिर लोग कहते हैं ना कि अरे 40 सवाल ना 50 सवाल यूपीपीसीएस में आरओ में ना घटना चक्र से आते हैं, लेकिन तुम्हारे 50 ही सही नहीं हो पाते हैं। तो क्या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सही से नहीं कर रहे हो? है ना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब है कम से कम 5 बार उनको कर लो, दिमाग में छप जाए एकदम आइटम। ठीक है, चलो
अगला सवाल देखते हैं, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रृंखला कौन सी हैं? 3 पर्वत श्रृंखला कौन सी हैं? देखो, भारत का ये वाला जो एरिया नेपाल से और ये सब जो इधर जाता है ना, तो ये यहां जो हिमालय का विस्तार है और यहां हिमालय टर्न लेता है, इस टर्न के बाद क्या बोलते हैं उसको? अराकन योमा पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, अराकन योमा। और यहीं पे वो है अबोर, मिश्मी, पटकोई, बुम, ऐसे करके 3-4 श्रृंखला और हैं। तो इसमें ऑप्शन ए में पटकोई बुम सही है, अराकन योमा सही है, लेकिन 3 पर्वत श्रृंखला पूरी। खासी तो मेघालय में है, खासी म्यांमार की सीमा पे तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। अकाई पर्वत श्रृंखला, इससे कोई में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का तो कोई मतलब है। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ए सही होता अगर यहाँ खासी नहीं होता, क्योंकि पटकोई और अराकन योमा तो सही है, तो ए भी गलत है। और उपरोक्त में से कोई नहीं दिया है, तो ज्यादा सही कौन सा आंसर होगा? फिर वही बात, ज्यादा सही ऑप्शन होगा डी। हिमालय का विस्तार अराकन योमा जिस देश में है वह है। फिर वही सवाल, कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे करके घुमा के पकड़ लो। तो अराकन योमा अभी हम पढ़ रहे थे, म्यांमार की सीमा पे है, तो किस देश में है? म्यांमार। 38 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं 39, ब्लैक फॉरेस्ट किस पर्वत पर स्थित? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। मैं आपको अभी जब मैप बता रहा था, स्टार्टिंग में जब दिखा रहा था, तो वहां पे दिखा रहा था। देखो, जर्मनी एक कंट्री है, मान लो ये जर्मनी है, तो जर्मनी से राइन रिवर होके बहती है, राइन नदी। तो राइन नदी के जो पश्चिमी भाग पे हैं वो तो है बासजेस पर्वत, है ना। राइन नदी के पश्चिम की तरफ तो है बासजेस पर्वत। देखो बना देते हैं हाथ क्या, ताकि आपको याद रहे, आप भी बना लेना। ये मान लो वो है जर्मनी, यहां से राइन नदी निकल रही है, तो पश्चिमी साइड क्या है? यहां तो बासजेस पर्वत है, बासजेस पर्वत है। और पूर्वी साइड क्या है? पूर्वी साइड ब्लैक फॉरेस्ट है। अब आप एक बात बताओ, मैं अभी आपको बृहस्पति पर्वत पढ़ा रहा था कि कोई जमीन या तो नीचे हो जाए या कोई जमीन ऊपर उठ जाए। तो ये क्या किया? राइन नदी ने क्या किया? यहां के एरिया की घाटी को क्या किया? काट दिया। तो क्या हुआ? बीच साइड वाली भूमि ऊंची उठी हुई रह गई होगी। तो ये दोनों क्या है? ये बृहस्पति पर्वत के उदाहरण है, बासजेस, खासकर बासजेस, ठीक है। राइन नदी जर्मनी में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, इस बात को याद रखोगे। और एक और कौन सा है? बासजेस, ठीक है। चलो, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे? ओहो, फिर वही सवाल। अब देखो, मैं नहीं बोलता हूं, सवाल बोलते हैं कि सवाल रिपीट होते हैं, है ना। सवाल बोल रहे हैं कि सवाल रिपीट होते हैं। पीछे वाले सवाल और इसमें क्या अंतर है? ठीक है, तो क्या होगा? इसका आंसर होगा ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। और कठिन करने को पूछेगा राइन नदी के किस किनारे पे है? तो मैंने आपको बता ही दिया, पश्चिमी पे बासजेस है, पूर्वी पे ब्लैक फॉरेस्ट है। ब्लैक पर्वत, अब देखो ये आइटम अलग है, ब्लैक फॉरेस्ट अलग था और ब्लैक पर्वत अलग है ना। वो क्या कहते हैं, वो अलग था और ब्लैक पर्वत अलग है। ब्लैक पर्वत कहां स्थित है? ब्लैक पर्वत होगा मेरा 41, ब्लैक पर्वत होगा मेरा यूएसए में, ठीक है। ब्लैक पर्वत होगा यूएसए में, इसका आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। तो ब्लैक फॉरेस्ट, वो जो पीछे वाला सवाल था जो पीछे पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा? ब्लैक फॉरेस्ट कहां है? तो ब्लैक फॉरेस्ट मतलब ये जंगल है, बासजेस पर्वत है, और ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? वो कहां स्थित है? वो है आपका जर्मनी में, ठीक है। और क्या कहते हैं, ब्लैक पर्वत कहां है? वो है यूएसए में। दोनों पॉइंट्स को याद रखोगे, बासजेस पर्वत को भी याद रखोगे, ब्लैक फॉरेस्ट को भी याद रखोगे, और ब्लैक पर्वत को भी याद रखोगे, ठीक है। चलो, शायद मुझे ऐसा लगा मैंने पीछे ब्लैक फॉरेस्ट को पर्वत बता दिया, नहीं वो अलग सिस्टम है, ठीक है। ब्लैक पर्वत ये अलग है। चलो खैर, बोलते बोलते कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग को पढ़ाते हुए जैसे क्या होता है, कभी कभी कुछ मुंह से ऐसा गलत निकल जाता है, तो अब उसको मतलब आप लोगों को भी समझना चाहिए कि अध्यापक है, लगातार 2-3 घंटे से क्लास ले रहे होते हैं, तो क्या होता है कभी कभी जबान स्लिप हो जाती है, ठीक है। तो उसको आप लोग समझिए। बाकी हाँ, कोई साथी कमेंट कर दिया करो ताकि सब लोगों का सही हो जाए उसको पढ़ के, ठीक है। चलो, जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वो कौन सी है? आल्प्स है, एंडीज है, एप्लेशियन है, हिमालय है। आल्प्स है, एंडीज है, एप्लेशियन है, हिमालय। तो इसमें सबसे अलग कौन सी है? देखो, ये सब आल्प्स रहा, एंडीज रहा, हिमालय रहा। हिमालय तो आपको पता है, इसको नवीन बलित पर्वत कहते हैं, ये तो 10 बार आपने लाइन पढ़ी होगी। एप्लेशियन पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका में है, और ये पुराने प्राचीन बलित पर्वत का उदाहरण है। जैसे भारत में प्राचीन बलित पर्वत का उदाहरण कौन सा था? भारत में प्राचीन बलित पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत श्रृंखला। उसी प्रकार से अमेरिका में एप्लेशियन पर्वत प्राचीन बलित पर्वत का उदाहरण है, और ये तीनों क्या है? नवीन बलित पर्वत है। तो कौन सा भिन्न है? सी, ऑप्शन नंबर सी भिन्न हो गया। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा टर्शरी का परिणाम नहीं है?
टर्शरी का परिणाम नहीं है। टर्शरी मतलब बाद वाला काल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो आप जान रहे हो, अभी आपने पीछे देखा कि एप्लेशियन तो सर पुराना, एप्लेशियन क्या है, पुराना वलित पर्वत है, और देख रहे हो नीचे आल्प्स भी है, नवीन वलित पर्वत है, एंडीज भी नवीन वलित पर्वत है। तो वैसे ही देख लो कि ये दोनों तो सेम से हैं, सेम कंडीशन के हैं, तो ऑप्शन आपको इन दोनों में कंफ्यूजन होना चाहिए। लेकिन अगर आप जानते हैं कि एप्लेशियन प्राचीन वलित पर्वत है तो आप इसका आंसर सही लगा देंगे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। देखो भाई साहब, आप सर ने अभी आपने बताया कि अरावली भारत का प्राचीन वलित पर्वत है, एप्लेशियन अमेरिका में है, यूराल कहां है, एशिया और यूरोप की सीमा पे था यूराल पर्वत, ये भी प्राचीन वलित पर्वत है। बचा कौन सा, एंडीज, ये नवीन वलित पर्वत है। एंडीज रहे, आल्प्स रहे, हिमालय रहे, ये नवीन वलित पर्वतों के उदाहरण है। वलित पर्वत वही, दो प्लेटें टकराई, बाबूजी बीच में से उठ गए, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। चलो, पेन्नाइन यूरोप में, अपलेशियन अमेरिका में, अरावली भारत में, उदाहरण है। फिर वही घुमा फिरा के वही सवाल, किसका उदाहरण है, पुरानी पर्वत श्रृंखला का। भाई ना तो ब्लॉक है, ना फोल्डेड है, ना युवा है, पुराने हैं, है ना, पुराना चावल है, पुराने पर्वत हैं, ठीक है। चलो खैर, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहां है, 46, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहां है, तो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहां है, अभी हमने देखा था जब हम स्टार्टिंग वाला अपना पेज देख रहे थे, सबसे पहला वाला जहां मैं आपको माउंटेन्स दिखा रहा था, तो ड्रैकन्सबर्ग कहां है, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, ठीक है। 46 हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। अरे सर, पहली वाली स्लाइड में तो आप बता रहे थे, अफ्रीका बना के बता रहे थे कि ये देखो ये अफ्रीका रहा और ये एटलस पर्वत रहा, तो किस महाद्वीप में हो गया एटलस पर्वत, अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप ध्यान से कक्षा कर रहे हो ना, ध्यान से क्लास देख रहे हो, है ना, और एक बार अपनी किताब से पढ़ लो, कसम से ना याद हो जाएंगी चीजें, बस, है ना। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको याद कराना। अभी मैं भूगोल पढ़ा रहा हूं तो मेरा पूरा टारगेट है कि भूगोल के सवाल आपसे गलत ना हो। जिनको लोग रटने वाला सवाल भी बोलते हैं ना कि अरे ये तो रटने वाली चीज है, मैं आपको कहानी सा बना के याद करा रहा हूं, कुछ ना कुछ कनेक्ट करके उससे याद करा रहा हूं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सूची 1 पर्वत, सूची 2 देश कहां कहां है, कैंटाब्रियन, एल्बुर्ज, मैकेंजी। देखो मैकेंजी और मैकिनले, ये तो मैं भी आपको बता रहा था, मैकेंजी, सरदार जी, तो ये कहां था, सरदार जी कहां होते हैं, कनाडा में होते हैं, तो डी का क्या होगा, डी का 1 होगा, मतलब ये गलत ये गलत। अब आ जाओ, एल्बुर्ज या अलबुर्ज, ये पर्वत भी हम पहले देख चुके हैं, तो अलबुर्ज, है ना, ये नाम कैसा लग रहा है, ईरान टाइप, है ना, मुस्लिम कंट्री टाइप नाम लग रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, मतलब सी का सॉरी 2, तो सी का 2 किसमें, सी का 2 इसमें और सी का 2 इसमें, सी का चौथा है, मतलब ये सही हो गया, ये सही, मतलब ऑप्शन ए सही हो गया। अभी ए और बी और चेक कर लेते हैं। अलेग्नी कहां है, अलेग्नी यूएसए में है, तो देखो कहीं है क्या यूएसए, हाँ 4th में है यूएसए, ए का 4th, ये भी सही है। बी कैंटाब्रियन, कैंटाब्रियन कहां है, स्पेन। कैंटाब्रियन का नाम ना मुझे किसी ट्यूब जैसा लगता है, पता नहीं क्यों, और स्पेन को हमेशा मैं पेन से कनेक्ट करता हूं। जैसे कहीं भी कुछ भी चीज स्पेन की याद करनी हो ना, तो स्पेन को पेन से कनेक्ट, पेन मतलब दर्द, और कैंटाब्रियन ऐसा लगता है कोई ट्यूब जैसा, तो दर्द का ट्यूब है जी कैंटाब्रियन, ठीक है। चलो खैर, मतलब लिख लो, देखो जो मैं बोल रहा हूं ना, अगर आपके पास अपनी कोई ट्रिक नहीं है तो उसको चुपचाप लिख लो, 2-3 बार पढ़ लोगे ना तो वो चीज दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी, और पेपर में जब आएगा तो आपको मेरी यही कक्षा याद आ जाएगी, ध्यान रखना। और जब आपको पेपर में यही कक्षा जाके याद आ जाए तो नीचे आके कमेंट कर देना बस आके, ठीक है, कि हाँ सर आपका वाला बात याद आ गया था। इसको फिलहाल अपनी किताब पे लिख लो, स्पेन के ब्रैकेट में लिखो पेन, पेन का मतलब दर्द, और कैंटाब्रियन को लिख लो दर्द का ट्यूब, ठीक है। चलो खैर आगे देखते हैं, पर्वत शिखर और महाद्वीप, कोसिस्को, मैकिनले, अल्ब्रूस, किलिमंजारो, बहुत सरल है। देखो मैकिनले, मैं आपको अभी बताता चल रहा था, मैकिनले और मैकेंजी, मैकिनले जो है वो अलास्का में है, और मैकेंजी, सरदार जी, वो कनाडा में। क्यों, कनाडा में सरदार जी लोग रहते हैं। मैकिनले, क्योंकि दोनों एक से ना कंफ्यूजिंग होता है, तो मैकिनले अलास्का में, और अलास्का किसका पार्ट है, यूरोप का, सॉरी अमेरिका का पार्ट है, और अमेरिका किसका, उत्तरी अमेरिका का, मतलब बी का क्या हो गया, बी का तो हो गया 4। अब बी का 4 देखो किसमें है, 2 में है, ये दोनों हमने काट दिए, ठीक है। अल्ब्रूस, देखो ये अल्ब्रूस, इसके नाम के पीछे ही रूस आता है, इसके नाम के पीछे ही रूस आता है, और रूस के यूरोप वाले हिस्से में अल्ब्रूस है ना, तो अल्ब्रूस कहां हो जाएगा, यूरोप में, मतलब सी का पहला होना चाहिए, तो सी का पहला किसमें है, ए में है, ए सही हो गया।
ठीक है, हमने सी चेक कर लिया, बी चेक कर लिया। अब इसको कोसिस्को और किलिमंजारो तो सर आपने कितनी बार बता दिया है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कहां, तंजानिया में, अब तो हम लोगों को भी याद हो गया है। ठीक है, तो किलिमंजारो कहां है, अफ्रीका में है, मतलब डी का क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए, ये भी सही। और ए कोसिस्को कहां है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। एक अगर ना भी याद हो इसमें से तो चलेगा, बाकी मैंने जो बताए सुबह शाम की डोज वाला पेपर उस पर लिख लेना इसको, कोसिस्को कहां, ऑस्ट्रेलिया। मतलब जो चीज हमें नहीं याद हो रही है वो उस पे हमें सुबह शाम की दवाई वाले पन्ने पे लिख लेना है। उसको सुबह शाम ना लीजिए, खाली सुबह सुबह लेते रहिए, 7 से 10 दिन लीजिए, खत्म, चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, इसी को रटना बोलते हैं। ठीक है, देसी भाषा में इसको रटना बोलते हैं। चलो खैर, हमको नंबर लाने से मतलब है, चाहे रटें, चाहे पढ़ें, चाहे समझें, जैसे भी करें, लेकिन नंबर आना चाहिए, सवाल सही होना चाहिए। ठीक, चलो आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो किलिमंजारो अफ्रीका में है, तंजानिया में है, ये सुमेलित है ना। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका में है, ये भी सुमेलित है। अल्ब्रूस, अरे सर अभी तो आप बता रहे थे अल्ब्रूस, रूस है ना, और रूस कहां, रूस के भी आप बता रहे थे यूरोप वाले हिस्से में है, तो यही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो सी सुमेलित नहीं है। और अकांकागुआ कहां है, अकांकागुआ अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना कहां है, दक्षिण अमेरिका में, तो ये भी सही हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब देखो, आल्प्स, बासजेस, बिंद, फ्यूजियामा, बहुत सरल है, पढ़ते आ रहे हैं। क्या फ्यूजियामा क्या है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। सर आपने कल परसों तो बताया ही था ये फ्यूजियामा के बारे में, है ना, तो डी का क्या हुआ, दूसरा हुआ, डी के दूसरे, बाकी दोनों काट दो। ठीक है, अब आ जाओ बिंद आ जाओ। बिंद क्या है, बिंद अपशिष्ट पर्वत है, थोड़ा बहुत रह गया है, बाकी पर्वत लगभग सब इरोजन हो चुका है। तो डी का सर क्या होना चाहिए, सी का चौथा होना चाहिए। सी का चौथा इसमें है, डी तो हमने चेक कर लिया, इसमें तीसरा है, मतलब ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ए और बी को और चेक कर लेते हैं। बासजेस, अभी तो बता रहा था, बासजेस राइन नदी इधर से बह गई, इधर ब्लैक फॉरेस्ट है ना, और इधर क्या है, बासजेस पर्वत है, पश्चिमी किनारे पर बासजेस पर्वत है। तो बासजेस कैसा है, बृहस्पति पर्वत है, मतलब बी का पहला होना चाहिए, बी भी सही है। और ए आल्प्स, अरे सर अभी तो आप बता रहे थे आल्प्स जब बलित पर्वत है, कितनी बार बता दिया आपने। ठीक है, तो ए का क्या होगा, ए का होगा तीसरा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 51 नंबर क्वेश्चन। 52 पे चलते हैं। माउंट टिटिलिस कहां है, याद कर लो भाई साहब, माउंट टिटिलिस क्या है, स्विट्जरलैंड में है। और कैसे याद कर सकते हो, टिटिलिस मतलब बिजनेस, और बिजनेस से जो भी काला धन कमाते हैं लोग, वो कहां रखते हैं, वो सब स्विट्जरलैंड में रखते हैं। जो बोल रहा हूं ना वो लिख लो, कॉपी पे, किताब पे लिख लो। इसको 2-3 बार जब देखोगे ना, टिटिलिस बिजनेस के नीचे लिखो ब्लैक मनी से एरो मार के लिख दो स्विट्जरलैंड, आपको याद हो जाएगी ये बात। 2-3 बार जब किताब देखोगे ना, आपको वहीं याद हो जाएगा। तो टिटिलिस बिजनेस, ब्लैक मनी स्विट्जरलैंड। इसका आंसर क्या होगा, 52 का सी। 52 का क्या होगा, सी। 53 पे चलते हैं। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है, तो इटली में कौन सा है, 53 इटली में कौन सा है, देखो पेरेनीज तो नहीं है, पेरेनीज तो नहीं है, दिनांक लाभ जूरा नहीं है, एपीनाइन है, सॉरी एपीनाइन कहां है, एपीनाइन इटली में अवस्थित है। ठीक है, वैसे एपीनाइन ही होगा इसका आंसर, बाकी आप लोग एक बार देख लेना, वैसे एपीनाइन ही है। इटली में कौन सा अवस्थित है, एपीनाइन, ए। 53 में का आंसर क्या होगा, ए। इसको याद कर लेंगे। चलो, स्पेन और फ्रांस, देखो फिर स्पेन आ गया, स्पेन को किससे कनेक्ट करेंगे, स्पेन से, और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत बनता है। अब भाई साहब क्या हुआ, स्पेन और फ्रांस दोनों अलग अलग घूम रहे थे, याद करा रहा हूं, फिर कह रहा हूं, ऐसा कुछ ऐसी कोई कहानी नहीं है, डिस्क्लेमर स्टार लगा लो इसके ऊपर। स्पेन और फ्रांस अलग अलग घूम रहे थे, तो हमारे जैसे किसी शैतान ने कहा, आओ तुम्हें दोनों को पिरो के एक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तुम्हें दोनों को पिरो के एक कर देते हैं। स्पेन, तभी तो उसका नाम स्पेन हो गया, पेन उसको इतना हुआ, पिरोने में क्या हुआ, दोनों को पिरो के एक कर दिया स्पेन को। आप जब मैप में भी देखोगे ना, मैप में देखोगे तो फ्रांस और स्पेन अगर आप देख पा रहे हो, तो ग्रीन वाला तो फ्रांस है, और जो ये कलर एक तो मैं भूल जाता हूं क्या क्या नाम होते हैं इनके कलर के, अरे देसी भाषा में बोल देते हैं, बैगनी वाला कलर है वो क्या है, वो स्पेन है। तो दोनों को क्या किया हमने, पिरो दिया, स्पेन और फ्रांस को क्या किया, पिरो दिया। तो दोनों के बीच में कौन सा पर्वत हो गया, सर पिरेनीज ऐसे करके हो गया, जो भी पिरेनीज में लिखा है वो हो गया। तो स्पेन और फ्रांस के बीच कौन सा पर्वत हो गया, पिरेनीज हो गया। अगला सवाल देखते हैं, गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं में यदा कदा समाचारों में रहता है। तो गोलन हाइट्स क्या है,
इजराइल के आसपास एक क्षेत्र है जिसको लेके वहां के आसपास की कंट्री लड़ते रहते हैं, लेबनान, सीरिया, ओमान वगैरह। ये आपको इसमें दिखेगा नहीं, मैं वही देख रहा था, दिखाने की कोशिश करूं, आप अपने मैप में देख लेना। ये इजराइल है, ऐसे तलवार सी शेप है इजराइल की, ऐसे करके ना, और ऐसे अजीब सा ऐसे करके बना हुआ है। तो गोलन हाइट्स क्या है, यहाँ पे गोलन हाइट्स है ना, एक एरिया है, जैसे हमारे और पाकिस्तान के बीच में कुछ एरिया को लेकर विवाद चलता रहता है, इसी प्रकार से गोलन हाइट्स एक एरिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट में ये है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखें, पर्वत सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फिर वही पर्वत शिखर सल अल्बरूस, फिर अल्बरूस आ गया, आपने बताया इसके पीछे रूस आता है, तो ये तो रूस से, अरे इसमें तो वाह, इसमें तो यूरोप भी नहीं दिया, इसमें तो रूस ही दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए का चौथा। किलीमंजारो, फिर वही किलीमंजारो आ गया सर, कितनी बार बता दिया आपने, तंजानिया में है, तो अब तो आपको भी याद हो गया होगा यार, है ना। तो किलीमंजारो कहाँ है, तंजानिया में। तो देखो ए का चौथा हो गया, बी का तीसरा हो गया, ए का चौथा, बी का तीसरा किस में है, सी में है, ऑप्शन सी सही हो गया। सी डी को भी चेक कर लेते हैं। माउंट कुक, मैं भी आपको बताता चल रहा था, कुक एक जो ब्लैक पर्वत था उसका बताया ना। माउंट कुक क्या है, कुक क्या है, इसकी न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है, जो दक्षिणी आल्प्स करके पर्वत थे शायद, आई थिंक, है ना। तो कुक क्या है, न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो सी का क्या हो गया, सी का पहला हो गया, हाँ सी का पहला भी सही है। और मैकिनले, अरे सर अब तो ये भी हमें याद हो गया, मैकिनले और मैकिनजी दोनों याद हो गए। मैकिनजी कहाँ है, कनाडा में है, और मैकिनले कहाँ है, वो अलास्का में, और अलास्का क्योंकि यूएसए का पार्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये भी सही है, दो, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से फिर मिला देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, मिलाएंगे, हमारा काम है मिलाना। सर पिरेनीज, अभी तो आप बता रहे थे, पिरेनीज दोनों को पिरो दिया, फ्रांस और स्पेन को पिरो दिया, है ना। पिरेनीज दोनों अलग अलग घूम रहे थे, आओ तुम्हें पिरोते हैं, है ना, तुम्हारा मिलन कराते हैं। तो क्या हो गया, डी का पहला देखो किसमें, डी का पहला 2 में है, ये दोनों तो उड़ा दो, डी का पहला, डी का पहला। उसके बाद एटलस कहां है, एटलस सर आपने बताया था अफ्रीका में है, यहां पे। अब देखो क्या अफ्रीका है, नहीं, इक्वाडोर, सॉरी मोरक्को दिया है, तो देश कौन सा है यहाँ, ये मोरक्को है। तो मतलब ए का चौथा होना चाहिए। अब ए का चौथा इसमें दूसरा है, मतलब ये सही हो गया, ए का चौथा सही हो गया। बी चेक कर लेते हैं, किलीमंजारो, सर कितना हो गया, किलीमंजारो तंजानिया। अब तो ऐसा हो गया कि रात में भी आप जगा के पूछोगे ना, ए लाल बता किलीमंजारो कहाँ है, तो मैं उठ के कहूंगा तंजानिया में है। तो बी का क्या हो गया, बी का हो गया तीसरा, बी का हो गया तीसरा। और सी चिम्बेराजो कहाँ है, इक्वाडोर में है। अब तो चाहे हो चाहे ना हो, यही बचा ऑप्शन नंबर ए। क्या सही होगा इसका, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं, बस सवालों की श्रृंखला आज सर यहीं समाप्त करते हैं। अब सवाल आज के यहीं समाप्त होते हैं। अगली क्लास में हम 7वां पार्ट इसका करेंगे, है ना, 7वां पार्ट इसका करेंगे। मुझे लगता है संभवतः ये 70-75 पेज तक हम लोग पहुंच चुके हैं 7 क्लास में, है ना। तो मतलब अच्छा सेशन है, 40-45 मिनट में आप 50 क्वेश्चन कर ले रहे हो, और क्या बच्चे की जान लोगे भाई। ठीक है, चलो, तो आपको अच्छा लग रहा हो तो वही पुरानी घिसी पिटी बातें नहीं, दोबारा से हम आपको बताते हैं क्या कि आप वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से क्या होता है, हमको अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।